ये ध्यान देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 8। इसके पहले के क्लास में हम टाइप 7 तक देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे टाइप 8 में, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह का है वो कह रहा है, जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 21 पे पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं। देखिए, देखने में ही लग रहा है इकाई अंक 21 पे पावर n का मान कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। इसका इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको सिद्ध करना कैसे होगा, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग चलते हैं, किस तरह से सिद्ध होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। मान लिया कि a बराबर, तो a बराबर मान लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या मानेंगे 21 पे पावर n। तब लिखेंगे हम लोग a का मान, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 7 पे पावर n। इसको दो भाग में बांट दिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 और 7 दोनों कौन संख्या, अभाज्य संख्या, तो लिख दीजिए ब्रैकेट में कि 3 और 7 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 3 और 5 आपका कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य कब आएगा, जब उच्च उच्च मतलब वो संख्या जो दिया हुआ, ठीक है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 के धनात्मक घात हो। अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो समझिए वो संख्या का इकाई अंक शून्य नहीं आएगा। तो ध्यान देना होगा कि 2 और 5 को गुना कीजिएगा, 2 5 10। अब देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कब जब 2 और 5 रहेगा तब ना, इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी आएगा जब उस संख्या में 2 और 5 के धनात्मक घात, उस संख्या में 2 और 5 के धनात्मक घात का गुणनखंड हो। मतलब कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य कब आएगा, जब उस संख्या में, ठीक है, 2 और 5 के धनात्मक घात का गुणनखंड हो। यानी जब उस संख्या का गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें 2 और 5 के धनात्मक घात आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 और 5 के धनात्मक घात नहीं हो, ठीक है, उस गुणनखंड में उस संख्या का, तो समझिएगा वो संख्या आपका 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, a बराबर 3 पे पावर n और 7 पे पावर n। अब देखिए a बराबर कितना है, 3 पे पावर n और 7 पे पावर n। तो लिखेंगे यह एक अद्वितीय गुणनखंड है। अब किससे, तो ये एक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से होता है, ठीक है। ये प्रमेय याद नहीं रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा, यह एक अद्वितीय गुणनखंड अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, मतलब इसमें चेंज नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है, कि 3 है, 7 है, इसमें अपना मन से 2 और 5 ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अद्वितीय मतलब किसके जैसा दूसरा नहीं है, तो नहीं तो इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार a के अभाज्य
गुणनखंड में 3 और 7 के अलावा दूसरा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, मतलब इस प्रकार जो एक अभाज्य गुणनखंड में 3 और 7 के अलावा दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता, तो लिखेंगे ए, इसलिए ए के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना होगा कि ए के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो इकाई अंक शून्य नहीं आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे, अतः एक लाइन छोड़कर लिखिएगा जब भी लिखेगा ये लाइन तक, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 21 पे पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकती है। ये हो गया आपका साबित, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इतना सारा लिखे हम, अब ध्यान देना होगा आपको, इतना लिखना, ठीक है। इतना लिखने में इतना याद तो रहेगा नहीं किसी को, तो हम अपना मन से इसमें कुछ भी नहीं लिखें, यानी जो भी लिखना तो इसी में से देख कर लिखना है, ठीक है। किसी भी संख्या पे शून्य लाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे पहले तो इसका तोड़ दीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो 3 और 7 आया। 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या। हम जानते हैं किसी भी संख्या के इकाई अंक शून्य तभी आएगा जब उस संख्या में 2 और 5 के धनात्मक घात का गुणनखंड हो, यानी उस संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद होना चाहिए, नहीं रहेगा तो 0 नहीं आएगा। फिर लिखिए इतना एक अद्वितीय गुणनखंड अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते आप। 3 और 7 के अलावा कोई दूसरा इसमें गुणनखंड मतलब संख्या शामिल नहीं हो सकता। फिर देखें इस प्रकार एक अभाज्य गुणनखंड में 3 और 7 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक है। अद्वितीय मतलब कि नहीं हो सकता, वो भी लाइन हम लिख दिए, इसी से आया। अब लिखिए इसलिए एक अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं हो सकता, और जब 2 और 5 नहीं हो सकता, ठीक है, तो अतः 21 पे पावर n का इकाई अंक शून्य कभी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका, मतलब कि क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन आपका था टाइप 8 का, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये शून्य वाला हम बता दिए, अब इकाई अंक 5 वाला इसमें कुछ आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं HW, आप लोग घर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 6 पे पावर n, फिर 15 पे पावर n, ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बनाने के लिए। ये हो गया आपका टाइप 8, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखेंगे टाइप 9। आइए अब ध्यान देते हैं, ठीक है, टाइप नंबर 9, एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 9। इसमें करा कि जांच करें क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 33 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है या नहीं। तो देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 कब होगा, जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पे, ठीक है, उसमें 5 आना चाहिए किंतु 2 नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो वो संख्या कभी भी 5 पे समाप्त नहीं होगी। लेकिन देखिए इसमें 33 जो संख्या, अगर इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या इसमें आपका 5 आ रहा है, नहीं आएगा। इस संख्या का इकाई अंक 5 कभी नहीं होगा, ठीक है। अब नहीं होगा तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी होता है, वो लिखना पड़ता है, वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल, इसके पहले जो बनाए उसी का जैसा ही भी बनेगा। मान लिया कि ए बराबर 33 पे पावर n, तब ए बराबर 3 गुना 11, यानी 3 पे पावर n और 11 पे पावर n। अब देखिए 3 और 11 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, तो लिखिए 3 और 11
अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान देना होगा कि 3 और 11 कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 तब आता जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो किंतु 2 नहीं हो। तो लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप बताइए। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 तभी आएगा, तभी आएगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 तभी आएगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो किंतु 2 नहीं हो, 2 नहीं हो, यानी 5 आना चाहिए किंतु 2 नहीं आना चाहिए। जो संख्या लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a बराबर 3 पे पावर n गुना 11 पे पावर n, चूंकि कर देते हैं। आप देखें यहाँ पे 3 पे पावर n और 11 पे पावर n, ये कौन सा संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यह अद्वितीय गुणनखंड है, ठीक है। किससे? तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। या अद्वितीय गुणनखंड, अद्वितीय कहने का मतलब इसमें कि ठीक है जो संख्या दिया गया 3 और 11 इसके अलावा कोई और संख्या इसमें शामिल नहीं हो सकती। तो लिखेंगे हम लोग इस प्रकार a के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 11 के अलावा दूसरी कोई भी संख्या, दूसरी की जगह न कर दीजिए अन्य, अदर, कोई भी संख्या शामिल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। यानी जो दी गई संख्या द्वितीय गुणनखंड कहने का मतलब कि जो संख्या दिया है उसमें 3 और 11 के अलावा कोई दूसरा संख्या शामिल नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता इस कारण, ठीक है, तो शामिल नहीं हो सकता इसी कारण उसमें हम क्या बोलेंगे कि उसका इकाई अंक कभी भी 5 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं हो सकता। अब देखिए a के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं होगा, तो जब 5 शामिल ही नहीं होगा तो इसका इकाई अंक 5 नहीं आएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः करके, अब लिख दीजिए अतः क्या था आपका 33 पे पावर n, 33 पे पावर n का इकाई अंक
5 नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका साबित। अब देखिए इसमें कुछ HW देते हैं आप लोग को, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 कब आएगा, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि 5 आना चाहिए किंतु 2 नहीं आना चाहिए, लेकिन इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए इसमें 3 और 11 आ रहा, 5 नहीं आ रहा। तो जब 5 नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो संख्या कभी भी इकाई अंक उसका 5 में समाप्त नहीं होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। 18 22 पे पावर n। चलिए मात्र 2 ही होमवर्क रखते हैं, ठीक है। ये दोनों आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, इसी नियम से बनाइएगा। ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टैप, अभी टैप मेरा कितना हुआ है 9, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। आइए अब ध्यान देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 10। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन की व्याख्या करें कि 7 गुना 5 गुना 6 प्लस 14 एक भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको दिख रहा है कि भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन आपको इसको साबित करना है। कैसे कीजिएगा साबित, ठीक है, वो ध्यान देना है। हम लोग लिखेंगे हल। मान लिया कि a बराबर 7 गुना 5 गुना 6 प्लस 14। अब लिखेंगे हम लोग, देखिए दोनों में 7 कॉमन है तो 7 बाहर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक लाइन यहाँ पे देखना होगा, 5 गुना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिएगा 7 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 कैसे बच रहा है। 14 का आप तोड़िएगा तो लिखेगा 7 गुना 2, ठीक है। ये काम रफ में हम बता रहे हैं केवल समझने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखिएगा नहीं क्वेश्चन में। तो 14 को तोड़िएगा 7 गुना 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा था। दोनों में 7 आपका मैच किया, तो ये 7 बाहर निकला, ठीक है। तो बचेगा यहाँ से 5 गुना 6, तो 5 गुना 6 बचा, ठीक है। यहाँ से देखिए 7 तो कॉमन हो चुका आपका, तो बचा यहाँ से क्या 2, तो 2 लिख दिए। अब इसको और आगे क्रियाक्रम करेंगे, ठीक है। 7 गुना, ठीक है, 6 पचे 30 और प्लस 2 तो कितना हो गया आपका 32। तो लिखेंगे 7 गुना, ठीक है, 30 और 2 32। अब इसको तोड़िएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 7, 32 को तोड़िएगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखिए भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तब भाज्य संख्या का परिभाषा था, ठीक है, कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ठीक है, आपका लिखा 7 गुना 5 गुना 6, ठीक है। इसमें से आप फिर उधर लिखें 14, तो 14 को तोड़े तो 7 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे 7 कॉमन जब ले लिए तो बचा यहाँ से 5 गुना 6, 5 छक्का हो गया 30, फिर वहां पे 2 बचा था, 30 2 32। तो 7 गुना कितना हो गया आपका 30 प्लस 2 32, ठीक है। अब 32 को जब इस तरह से तोड़े तो यहाँ पे आ गया मेरा इतना, ठीक है। अब इतना सारा संख्या क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड ही है, ठीक है। और सारा संख्या अभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे a का इसीलिए व्याख्या के इतना एक अभाज्य संख्या होगा, तो लिखेंगे a इस प्रकार, इसीलिए a भाज्य संख्या होगा। तो लिखेंगे इसलिए a भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे क्योंकि यह एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है।
तो देखिए एक से अधिक, तो यहाँ पे हम लिखे कि 7 गुना टू इतना सारा आ गया, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य संख्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो अब भाज्य संख्या का डिफिनेशन वही था, ठीक है, कि जो एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल हो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। तो जैसा आपका परिभाषा तो वैसा हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका साबित, इतना हो गया आपका कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको देखेंगे टाइप नेक्स्ट। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चैप्टर 1.2 का टाइप 11 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए टाइप 11 में क्या कर रहा है कि 3 मापन दंड 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, ठीक है। करेक्ट, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से, ठीक है, किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना होगा, एक होता है न्यूनतम, एक होता है अधिकतम। तो जब आपकी बात कर दिया न्यूनतम, तो जब भी न्यूनतम की बात करेगा तो याद कर रखना होगा आप लोग को, उसका निकालना होगा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम, वही इसका निकलेगा न्यूनतम लंबाई, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो लिखेंगे हल, 3 मापन दंड 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। अब देखिए 3 है, कितना कितना का था, 90 है, 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े की न्यूनतम लंबाई। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या होगा, तो ये तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे 90, 120 तथा 150 का एलसीएम होगा। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे 3 विधि से में से किसी का एक प्रयोग करके, ठीक है, 3 नहीं 2 विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, एलसीएम गुणनखंड विधि से ही बनाने के, ठीक है, जो जल्दी बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 90 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, फिर लिखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, फिर तथा 150 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब देखिए तीनों का 90 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है, फिर कितना का करेंगे, 120 का करेंगे, फिर 150 का करने पर क्या आएगा वो ध्यान देना होगा। तो 90 का कीजिए, तो इधर साइड में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, रफ में 2 से लगाइएगा 45, फिर 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर लगाएंगे 3 से 3 पचे 15, 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूना 90। तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, फिर ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद 120 के कीजिएगा, तो 120 के करेंगे तो इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है, 2 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाइएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। तो 2 कितना बार आ रहा है आपका, 3 बार, 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 दूनी 30, दूना 60, दूना 120। अब आपका कितना है 150, तो 150 को कीजिए, ठीक है। तो 150 का करेंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे 75, ठीक है, फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगेगा 25, फिर लगाएंगे 5 से। देखिए यहाँ पे 3, पहले तो आ गया आपका 2 गुना 3, फिर गुना 5 और गुना 5। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें निकालना है इसका एलसीएम, तो तीनों संख्या, तो लिखेंगे हम लोग, इसीलिए 90, 120 तथा 150 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे संख्या 3 है, तो 3 का एलसीएम कैसे होगा,
तो हम बोले एलसीएम निकालने के लिए जो मैक्सिमम संख्या रहेगा, जो ज्यादा बार आ रहा है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है इसमें, फर्स्ट में तो 2 एक बार आ रहा है, इसमें देखिए 2 3 बार आ रहा है, इसमें 2 एक बार, तो सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ आ रहा है, 3 बार यही आ रहा है। तो तीनों 2 को ऐड कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 3 यहाँ 2 बार आ रहा है, 3 यहाँ 1 बार आ रहा है, 3 यहाँ 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कहाँ आ रहा है इसमें, तो यहाँ वाला ऐड हो जाएगा 3 गुना 3। अब देखिए 5, तो 5 मैक्सिमम कहाँ आ रहा है ज्यादा बार, तो देख लीजिए इसमें मैक्सिमम कहाँ बार आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा 5 2 बार, तो लिखिएगा 5 गुना 5। जहां ज्यादा बार आएगा, ठीक है, वही संख्या इसमें ऐड होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एलसीएम। अब देखिए सबको गुना कर दीजिए, तो गुना करना आसान होगा, ठीक है। 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 2 तिया 600, 6 तिया 1800, ठीक है। यानी 1800 आपका हो गया तीनों का एलसीएम। यही 1800 एलसीएम होगा तो यही उसका क्या होगा, न्यूनतम लंबाई। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम लोग, अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई 1800 सेंटीमीटर होगा। ये होगी इतना आपका कंप्लीट, ठीक है। यानी पूछा था कपड़ों की न्यूनतम लंबाई, तक कपड़ों की न्यूनतम लंबाई कितना होगा, 1800 सेंटीमीटर होगा, जिससे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। यानी यही 1800 सेंटीमीटर का जो मापदंड होगा, इसमें से किसी मापदंड, 3 को मापदंड दिया, इसमें से किसी का प्रयोग करके नापिएगा तो वो पूरा पूरा नापा जा सकता है। तो ये हो गया आपका टाइप 11, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 12। आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। आइए अब ध्यान देते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है, टाइप 12। ये आपका लास्ट टाइप होने वाला, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जाइएगा घर पे, चैप्टर जो रहेगा 1.2 जो क्लास 10 में, ठीक है, वो उस चैप्टर से उठाकर कोई भी सवाल बनाइएगा, आपका सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। एक भी सवाल छूटने वाला नहीं हो, क्योंकि हम पूरा दाम टाइप उसका कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज लास्ट टाइप, ठीक है। इसमें बोल रहा है 3 पात्रों में 72 लीटर, 90 लीटर और 108 लीटर पानी है, ठीक है। यानी 3 पात्र दिया है आपको, तीनों में पानी की मात्रा दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे बड़ी माप होगी जो तीनों पात्रों के पानी को ठीक ठीक माप कर सकती है। तो ध्यान देना होगा, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी छूटा हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के पानी को ठीक ठीक माप कर सकती है। तो जब भी आपको पूछेगा सबसे बड़ी, ठीक है, तो सबसे बड़ी कहने का मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, HCF, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो समझिएगा CF निकालना, सबसे बड़ी बोलेगा था, अब बोलेगा न्यूनतम तब निकालना है LCM। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। दिया है 3 पात्रों में 72 लीटर, 90 लीटर तथा 108 लीटर पानी है। मतलब दिया है कि 3 पात्रों में 72 लीटर है, 90 लीटर और 108 लीटर पानी है। अब इसका निकालना है CF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी माप, तो लिखेंगे इसीलिए सबसे बड़ी माप। तो सबसे बड़ी माप क्या होगा, तो 72, 90 तथा 108 का HCF होगा। तो देखिए यहाँ पे जो निकालेंगे HCF, ठीक है, 72, 90, 108 का, तो तीनों का HCF निकालेंगे कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले तीनों का गुणनखंड तोड़िएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि 72 का गुणनखंड, 72 का गुणनखंड, फिर लिखेंगे 90 का गुणनखंड, फिर लिखेंगे तथा 108 का गुणनखंड।
अब देखिए तीनों का गुणनखंड कीजिएगा तो साइड में हम लोग रफ में कर लेते हैं इधर, ठीक है। जब भी गुणनखंड कीजिएगा इधर साइड में 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3। अब देखिएगा 108, तो इसका कीजिए यहाँ पे गुणनखंड। 2 से लगाइएगा 54, फिर 2 से लगाइएगा 27, 27 को लगाइएगा 3 से, फिर 9 लगेगा 3 से। तो जब इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या आया, मेरा 2 2 बार आया है और 3 3 बार आया, तो लिख दीजिए, ठीक है। अब 108, 108 का नहीं, ये तो 90 का, ओ माय गॉड, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये 108 का कर दिए हैं, 108 आपका नीचे था, तो इसमें लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 90 का कीजिएगा तो 90 का क्या होगा, 2 से लगाइएगा 45, फिर 3 से लगाइएगा 15, फिर 3 से लगाइएगा 5, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए ये निकल गया आपका तीनों का गुणनखंड, लेकिन निकालना आपको क्या, इसका HCF निकालना, क्या निकालना है, CF, तो लिखेंगे इसीलिए 72, 90 तथा 108 का HCF। तो देखो तीनों का HCF क्या होगा, तो इसमें ध्यान देना होगा वैसी संख्या जो तीनों में मिल रहा हो, ठीक है, वही उसका क्या होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी अधिकतम कौन कौन संख्या जो तीनों में मैच कर रहा है। तो देखिए 2 मिल रहा है तीनों में, ये केवल हम मिलाने के लिए लिख रहे हैं, घेरा आप लोग को एग्जाम में नहीं लगाना, ठीक है। फिर देखिए 3 मिल रहा है, फिर उसके बाद देखिएगा एक और 3 मैच कर रहा है, ठीक है, तीनों में मैच करना चाहिए। और कोई संख्या देखिए जो तीनों में मैच कर रहा है, इसके अलावा नहीं कर रहा, तो जो नहीं कर रहा ठीक है उसको छोड़ दीजिए, जो मैच किया वही आंसर हो जाएगा। तो 2 मैच किया, फिर ऊपर से 3 मैच किया, फिर 3 मैच कर रहा है, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 तिया 6 तिया 18, तो ये 18 आपका क्या हो गया HCF। तो हम लिखेंगे आता सबसे बड़ी माप, सबसे बड़ी माप 18 लीटर का होगा, यानी सबसे बड़ी माप क्या होगा 18 लीटर का होगा, जो तीनों पात्रों, तीनों पात्रों के पानी पानी को ठीक ठीक माप कर सकती है। तो ये था आपका 1.2 चैप्टर, ठीक है, जिसका टाइप लास्ट था, यानी आपका 1.2 चैप्टर का पूरा टाइप हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन हो अगर बुक से बनाने के लिए जाइएगा तो उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया 1.2। अब देखिएगा इतना देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दूसरे दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है। अगर आपके जो भी जान पहचान के हैं, ठीक है, जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास भी ये वीडियो भेजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।